हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो यदि इसके पहले हमारा पार्ट 5 तक आ चुका है, आज पार्ट 6 है। यदि आप नहीं देखे हैं अभी तक तो जाकर के जरूर देखिएगा। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 80 से करेंगे, 71 से करेंगे। इसके लिए एक गद्यांश दे रखा है। इसका गद्यांश जो है वो है इस प्रकार से: विज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विश्वास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसा कुशल कामगारों की जरूरत और मांगें बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। तो फ्रेंड्स, आपको पहले पैराग्राफ को 2 से 3 बार जरूर पढ़ लेना होगा जिससे कि आप आंसर सही कर पाएं। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, सामाजिक मुद्दे, बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और संक्रमण रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी कला की मांगें बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? परिवर्तन, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो पैराग्राफ के आधार पर हम देंगे। तो इसका आंसर होगा पूरा विश्व जो है वो क्या है, परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो परिवर्तन के दौर का परिदृश्य जो है होगा यहाँ परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो यहाँ परिवर्तन के दौर का जो परिदृश्य है वो ज्ञान है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र जो है वो है बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनें किसके एवज में काम करने लगेगी? तो मशीनें जो है वो कुशल नहीं, इसमें अकुशल कामगारों के एवज में काम करने लगेंगी। जो कामगार हैं मशीन के बारे में नहीं जानते हैं उनकी जगह पे मशीनें काम करने लगेगी और फास्ट भी काम करेगी। कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? जो कुशल हैं, जिसके पास स्किल्स हैं, उसकी मांग जो है वो किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो यहाँ पे होगा, यहाँ कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस दोनों के क्षेत्र में बढ़ेगी। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हमें नए रास्ते खोजने होंगे। हमें नए रास्ते खोजने होंगे। तो हमें नए रास्ते खोजने होंगे, इसमें आधार पर होगा आंसर ऊर्जा, भोजन, पानी और स्वच्छता आदि के लिए। नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? नए कुशल कामगारों की जरूरत जो है ये विज्ञान, भौतिक, रसायन में भी है और कृषि विज्ञान में भी है। इसलिए इसका आंसर जो होगा एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी रोकने के लिए आवश्यक है। महामारी रोकने के लिए आवश्यक है क्या है? रोग प्रबंधन या नहीं? महामारी रोकने के लिए हमने देखा था संक्रमण रोग प्रबंधन और टीकों का विकास। फ्रेंड्स, अपने मन से आंसर नहीं देना है, हमें पैराग्राफ के बेस पे आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत
कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भारत विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से बनने की ओर अग्रसर हैं। तो इसका जो 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भारत एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। फ्रेंड्स, वापिस से एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग नहीं करेंगे। हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन जो है इसमें 91 नंबर से है। चलिए देखते हैं 92। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, वहां पर दूसरा भी पैराग्राफ ही दे रखा है। चलिए देखते हैं, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं? फ्रेंड्स, इसका सर्वनाम की क्लास हम ले चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं उस क्लास को तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल जो हैं कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। यहाँ पे नहीं दे रखा है 6 ऑप्शन में, इसलिए हमारा आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने सर्वनाम का क्लास नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि में होता है? सर्वनाम का रूपांतरण जो है वो किस दृष्टि में होता है? तो संज्ञा सर्वनाम, जैसे विशेषण का भी क्लास हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। इसलिए तो एक तो होगा हमारा विशेषण, तो इसमें विशेषण का वर्गीकरण किस आधार पे होता है? वो होता है हमारा गुण, दूसरा होता है संख्या, और उसके बाद होता है परिणाम। तो इससे हमारा आंसर इसमें क्या होगा? इसमें आंसर जो होगा गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर होता है सर्वनाम का रूपांतरण। तो ये ऑप्शन तीनों में नहीं है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के भेदों का वर्गीकरण का आधार क्या है? विशेषण के भेदों का वर्गीकरण का आधार क्या है? विशेषण के भेद जो है हिंदी में इसका देख सकते हैं हम लोग इस आधार पे। विशेषण के भेद जो होते हैं वो कारक के आधार पे होते हैं। कारक यानी परसर्ग जो होता है, कारक का भी क्लास हम करवा चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो कारक का जो आधार होता है उसमें होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। तो इसका जो होता है वो संज्ञा और कारक क्या है? विभक्ति चिन्ह है, संज्ञा सर्वनाम के बीच में जोड़ने वाला। संज्ञा और सर्वनाम, इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो संज्ञा सर्वनाम क्या होता है? वो गुण, दोष, दशा बताता है, संख्या बताता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तभी हमने बताया हिंदी में कारक जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यानी 8 प्रकार होता है। डिटेल्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ फ्रेंड्स, यदि आप नहीं देखे हैं तो क्लास को जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, को के लिए किस कारक का चिन्ह है? को के लिए जो है वो किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए होता है, तो इसमें संप्रदान कारक होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द रूप क्या कहलाते हैं? यानी जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द रूप क्या कहलाते हैं? तो इसका बोध कराने वाले शब्द रूप जो हैं वो कहलाते हैं जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, में पर अधिकरण कारक।
यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो वो फ्रेंड्स लगने वाला समय जहां भी हो वहां पे क्या होगा? हमारा काल। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? यदि वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, तो ये क्या है? वर्षा होगी, होगी ग गागी, ग गागी जो है वो कौन सा काल है? ये है फ्रेंड्स भविष्यत काल। होगी यानी फ्यूचर में, भविष्य में होने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उसे क्या कहते हैं? जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए वह कहलाता है तीसरे शब्द का विशेषण बनता है, यानी वह विशेषण जो है तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम एक ऑप्शन के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे मूर्तिकार, मूर्तिकार कहेंगे या राजद्रोही कहेंगे तो ये क्या होगा? मूर्ति और कार यानी मूर्ति को बनाने वाला क्या है? तीसरे शब्द की विशेषता बन जा रहा है, मूर्ति बनाने वाला हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो होगा इस तरह से तत्पुरुष समास होगा। आप बहुब्रीहि मत समझ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे बहुब्रीहि कह देंगे। बहुब्रीहि में होता है कि दो शब्द का अर्थ नहीं होता बल्कि तीसरा शब्द निकल के आता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन यानी 10 है आनन, जिसके अर्थात 10 का भी अर्थ कोई नहीं होगा, आनंद का भी कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो गुण संधि की पहचान क्या होती है फ्रेंड्स? गुण संधि की पहचान होती है या आ के बाद ई आए और ए हो जाए, ए या ए हो जाए, वो क्या होता है? गुण संधि होती है। तो यहाँ पे ए या ए कहाँ कौन से उदाहरण में मिल रहा है? महाधन उत्सव। तो यहाँ क्या है? ई या ऊ होता है, ऊ भी आता है फ्रेंड्स यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही तो हमारा उदाहरण ही है जो कि ये वो वाला है, तो महोत्सव, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ के बाद ए हो तो ए और आ के बाद ओ हो तो होगा। यह परिवर्तन किस संधि का होगा? तो यह परिवर्तन जो है फ्रेंड्स वृद्धि संधि में होता है। यहाँ पे नियम ही दे रखा है, यह परिवर्तन जो है वो वृद्धि संधि में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौजन्यता उज्ज्वल भ्रातागण उपयुक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? सौजन्यता उज्ज्वल भ्रातागण उपयुक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? तो सौजन्य नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? सौजन्य होता है, सौजन्य। इसमें ऑप्शन सी वाला जो है इसमें सही है। सौजन्य, उज्ज्वल और भातृगण, ये शब्द जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। उपयुक्त वाक्य का शुद्ध स्पष्ट रूप क्या है? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, स्पष्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बातों का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ जो होगा मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, आंसर जो होगा सी नंबर होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शर्त का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से शर्त का पर्यायवाची नहीं है, तो शर्त का पर्यायवाची जो नहीं है
होगा रजनीचर, भुजंग और अजगर। तो रजनीचर, भुजंग और अजगर, इसमें रजनीचर का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ देख लेते हैं फिर समझ। रजनीचर यानी रात को चलने वाला, तो सर्प तो दिन में भी चलता है, इसलिए इसका आप समझ गए होंगे, सर्प नहीं होगा। तो इसका हमारा आंसर जो होगा यही होगा, ऑप्शन ए। भुजंग और अजगर जो होता है, और अरग नहीं होता है, इसका अजगर लिखा हुआ है, नहीं उरग ही होगा। भुजंग और उरग जो होता है वो सर्प का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है? तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग जो है वो क्या है? वो होता है जेब खाली है। से आप वाक्य बनाएंगे तो ली है, मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वाक्य में क्रिया जो है ये है, यहाँ पे वो कर्म नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है? भरता जो है वो अकर्मक क्रिया है। क्रिया का भी क्लास हमारे उस पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे। सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ये मैं सबका PYQ कराने वाली हूँ। आपका मेरे पूरे क्लास को आप यदि देखते हैं तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी एग्जाम सितंबर में है। क्रिया के उस रूपांतरण को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो? क्रिया के उस रूपांतरण को कौन सा वाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो? तो इसका जो कर्ता की प्रधानता जहाँ होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट है आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द होता है। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द तो सीधा सरल सा सवाल है, विकर्षण। आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। इसके लिए आदि से अंत तक जिसमें प्रयुक्त होता है वो होता है अधोपांत। नेक्स्ट है ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्थ तो भिन्न हो लेकिन देखने और सुनने में समान लगे, इसे हम लोग कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा व्याकरणाचार्य नहीं है? पाणिनि, रामविलास शर्मा और पतंजलि। तो फ्रेंड्स पाणिनि भी व्याकरण है और पतंजलि भी का भी व्याकरण है। इसमें जो रामविलास शर्मा है वो है क्या है? आलोचक है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन है दो वर्षों लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ वर्णों होगा। दो वर्णों के मेल से संधि तथा पदों के योग को समास कहते हैं। दो वर्णों, अच्छा इसमें वो क्वेश्चन है, वो सॉरी क्वेश्चन है कौन सा सही है? दो वर्षों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। यहाँ पे वर्ण होगा, यहाँ वर्णों होगा फ्रेंड्स, यहाँ वर्णों होगा, ये मिस्टेक है। दो वर्णों के, इसलिए हमारा आंसर जो होगा एक ए होगा। नेक्स्ट है ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? ने विभक्ति जो है कर्ता ने, ये तो सीधा सा पाठ है। उच्छ्वास का कौन सा उपसर्ग है? उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो उच्छ्वास कैसे हम लोग लिखते हैं? उसका उत धन श्वास, यानी श्वास, तो इसमें जो उत उपसर्ग है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं। कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं? कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं हम लोग उद्देश्य। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से जो संज्ञा बनती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन है, दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, उसे कहते हैं हम लोग समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। वही यहाँ है, दो अक्षरों के मिलने से। फ्रेंड्स, शब्द को घुमा रखा है वही परिभाषा। यहाँ तीसरे शब्द सोच के हम लोग बहु उपसर्ग संधि क्या क्या सोचने लगेंगे। बहुब्रीहि समास और योगरूढ़ शब्द, ये सब अलग अलग चीजें माइंड में आएगी, लेकिन इसका आंसर समास ही होगा। बहुत सारे बच्चे उपयुक्त में से कोई नहीं कर देंगे, जहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तद्भव शब्द। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? ये है परमेश्वर ही होगा कर्मधारय समास का उदाहरण। सारा रखी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।